नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे समेत लाखों लोगों ने द कश्मीर फाइल्स देखी। यह फिल्म एक विद्रोह है जो किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार, सामाजिक संवेदनाओं और अपेक्षाओं का और इतिहास के साथ किए गए कथित सेकुलर और बौद्धिक षड्यंत्रों का चित्रण करता है। सेंसर बोर्ड से पास हुई इस फिल्म में दिखाई गई पीड़ा सच्ची है और पूरी तो कतई नहीं है। लेकिन यह बात 100% सही है कि द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर के जिहादी आतंकियों, कट्टरपंथी गिरोहों, उनके प्रत्यक्ष व परोक्ष समर्थकों और राजनीतिज्ञों को, जिन्हें कश्मीर की असली आवाज और मुख्यधारा बताया गया था, वे भारी दबाव में हैं। इस दबाव में संवेदनहीनता और निर्लज्जता का चरम दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल की उस टिप्पणी में दिखाई देता है जब वे द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म बताते हैं। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग। दर्जन फिल्मों का खुद प्रमोशन कर चुके केजरीवाल इस फिल्म को YouTube पर जारी करने की अपेक्षा करते हैं। चैनलों पर डिबेट्स में स्थापित किए गए तथाकथित कश्मीरी आवाजों ने भ्रामक तथ्यों और तर्कों की बुनियाद पर कश्मीरी मुसलमानों को भी पीड़ित बताना आरंभ कर दिया, जबकि उन्होंने कौन बनेगा पाकिस्तान के फलसफे पर आजादी आजादी, नाराए तकबीर जैसे नारों को आवाज दी है, ISIS के झंडे लहराए, आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है। लेकिन आज जब वे कहते हैं कि विस्थापित परिवारों को वे कश्मीर में दोबारा बसाना चाहते हैं, तो वे एकदम अविश्वसनीय लगते हैं। ईद की नमाज के बाद किस तरह से पथराव की यह घटना सामने आई है। 1990 में हिंदू पहचान के आधार पर हुए अत्याचार, हत्याएं और हिंसा के बाद हुए व्यापक विस्थापन को, कश्मीर के संकट को हमें जिन पहलुओं से देखना चाहिए वह क्या है। पहला, जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह के द्वारा 1947-48 में पाकिस्तानी सेना और उसके भाड़े के कबायलियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के बाद रियासत की जनता और व्यवस्था को लेकर पैदा हुई असुरक्षा के माहौल में अंतिम घड़ी में भारत में विलय करने के निर्णय और प्रस्ताव। दूसरा, भारतीय सेना के साहसिक अभियान के बाद आधे अधूरे कश्मीर रियासत पर भारत का नियंत्रण। तीसरा, कश्मीर के भारत में विलय के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN में ले जाने की ऐतिहासिक चूक। और चौथा, प्रधानमंत्री नेहरू और कांग्रेस द्वारा शेख अब्दुल्ला और उनके परिवार के माध्यम से कश्मीर के भारत में विलय की सुरक्षा समझने की सैद्धांतिक अदूरदर्शिता। यही 4 बिंदु कश्मीर के कथित राजनीतिक संकट की बुनियाद है। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि कश्मीर का संकट आज और बीते 3 दशकों से कम मात्र राजनीतिक तो नहीं है। जो भी कश्मीर फाइल्स देख चुके हैं या देखेंगे, और वे लोग जो कश्मीर के इतिहास को लेकर सचेत हैं, और वे युवा जिन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास की इस दुर्घटना को लेकर अधिक जानकारी नहीं पाई है, आज कश्मीर फाइल्स के बहाने चल पड़े बहस, इंटरनेट आदि माध्यमों पर सूचनाओं की खोज व उनकी प्रस्तुतियों से किन निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस। नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागी, गवर्नर से मिल गई। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए और कश्मीर हमारा था।
जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. बस नाम रहेगा अल्लाह जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा। विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि जहां तक शासन का प्रश्न है, दुनिया के कुछ ही क्षेत्र संभवतः कश्मीर से अधिक अभागे हों। कश्यप ऋषि के नाम पर बसे कश्मीर में जिस श्रीनगर को अशोक ने बसाया, जहां ज्ञान, दर्शन, साहित्य, आध्यात्म और स्थापत्य की भारतीय परंपरा की जड़ें मौजूद हैं, जिसने ललितादित्य और अवंती वर्मन जैसे राजाओं का सामर्थ्य पाया, उस कश्मीर ने धर्म के आधार पर यहूदियों से कम नृशंस और कम निर्मम हत्याएं और दमन नहीं झेली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतिहास मौका तो देता ही है। क्या होता यदि रानी दिद्दा के बुरे शासन के बाद बिखर रहे कश्मीरी सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने वाले लद्दाखी मूल के सेनापति रिंचाना, जिसने तत्कालीन शासक रहे रामचंद्र की पुत्री कोटरानी से विवाह करने के बाद हिंदू धर्म स्वीकार करने का प्रस्ताव किया और उसे कश्मीरी हिंदुओं ने अस्वीकार न किया होता। रिंचाना ने इस्लाम अपना लिया और सुल्तान सदउद्दीन के नाम से पहले इस्लामी शासन की नींव पड़ गई। हाँ, कश्मीर में इस्लाम का आगमन इससे पहले हो चुका था। इस नींव के बाद इस्लाम का परचम लहराने आए निजाम मुस्तफा की आक्रामक सोच वाले शासकों का कश्मीर पूरी तरह अलग है। आतंकी शासकों को छोड़ें, कश्मीर में सूफियों की परंपरा, जिसे भावुक प्रेममयी आध्यात्म का प्रतीक माना जाता है, कश्मीर में मंदिरों को गिराने, हिंदू समुदाय के आस्था व आचरण को नियंत्रित करने में स्थानीय सूफियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने, जनेऊ उतरवाने, उन्हें जलाने, पवित्र ग्रंथों को डल झील में फेंकवाने जैसे कार्यक्रम सल्तनती बनवा दिए गए। हालांकि कश्मीर को जैनुल आबादीन जैसे संवेदनशील सुल्तान और अकबर के दौर में भी कश्मीर रियासत में अमूमन शांति रही, लेकिन दिल्ली सल्तनत के कमजोर होते ही दरबारियों ने उस अब्दाली को आमंत्रित कर लिया, जिसने फिर वह आग लगाई कि कश्मीर कभी उबर ही न सका। ब्रिटिश शासन और डोगरा राजाओं के दौर के बाद अंततः वह समय आया जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से ऐन पहले वायसराय माउंटबेटन के माध्यम से महाराजा हरि सिंह को यह सुझाया था कि 14-15 अगस्त 1947 से पहले यदि वे अपने रियासत का भारत या पाकिस्तान किसी में भी विलय कर ले, तो भावी भारत और पाकिस्तान के लिए वहां दखल देने के विकल्प नहीं रहेंगे। लेकिन महाराज अदूरदर्शी साबित हुए। नेहरू और पटेल भी एक समय कश्मीर के पाकिस्तान में चले जाने को लेकर एकदम सहज थे, लेकिन हालात ऐसे हुए कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रजा के हिंदू राजा ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। सरदार पटेल ने हैदराबाद, जूनागढ़ समेत सैकड़ों रियासतों के विलय को अंजाम देकर आइडिया ऑफ इंडिया में अपने मुकाम को स्थापित कर चुके थे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नेहरू इस लालच से परहेज कर सके कि यदि कश्मीर भारत में रहे तो यह पाकिस्तान के द्विराष्ट्रवाद के खोखलेपन और भारत के बहुलतावादी सेकुलर गणतंत्र के विचारों की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए इतिहास में खुद को स्वर्णाक्षरों में दर्ज कर सकेंगे? यह सही है कि महाराजा के विलय प्रस्ताव के बाद और कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के आक्रमण को थामने में सफल होने के बाद भी नेहरू स्वयं कश्मीर के विलय संबंधी प्रश्न को जनमत के जरिए सुलझाने का ऐलान करते रहे। लेकिन नेहरू परिस्थितियों में आए बदलाव, ब्रिटेन समेत वैश्विक महाशक्तियों की ठगी और अदूरदर्शिता के मुजरिम बने। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन करने वाले शेख अब्दुल्ला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्वों के प्रभाव में भले ही अपनी पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का नया नाम दे दिया हो, लेकिन उसे अपनी शेख शाही चाहिए थी। 1947 में भले ही वे पाकिस्तान में विलय नहीं चाहते थे, लेकिन भारत में विलय या फिर स्वतंत्र कश्मीर के दो सपनों के झूले में बैठकर अवसर भांपते रहे।
शेख अब्दुल्ला को जब भी लगा कि कश्मीर की आजादी को टटोला जा सकता है, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान से लेकर यूनाइटेड नेशंस, सब जगह वे कश्मीर की आजादी की अपनी हसरतों को छिपा न सके। वे जिन्ना ब्रांड सेकुलर थे और रियासत के पहले प्रधानमंत्री बने तो भू हदबंदी के जरिए भूमिहीनों को कृषि भूमि वितरित करने जैसे समाजवादी कार्यक्रमों को लागू किया और लोकप्रिय भी हुए। लेकिन शेख अब्दुल्ला का कथित समाजवाद संयोगवश ही सही भूमिहीन मुस्लिम आबादी और लोकतंत्र में जनांकीय बहुमत के जरिए राज्य की सत्ता में इस्लाम ना सही लेकिन मुस्लिम हितों को अपील तो करता था। भले ही नेहरू शेख अब्दुल्ला की षड्यंत्रकारी महत्वाकांक्षा को बहुत जल्दी पहचान गए हों, लेकिन उसके साथ अपनी मित्रता की लाज बचाने में अपनी साख और भारत के हितों को कमजोर कर बैठे। 1953 में शेख की गिरफ्तारी के अगले 6 सालों तक बिना किसी आरोप के हिरासत में रखने के बाद शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। ऐसा इंदिरा गांधी ने भी किया। क्या ऐसे कदम शेख अब्दुल्ला को ताकत दे सकते थे या भारत के हितों को? From his prison at Jammu, where he was 6 years in captivity, now the tall 59-year-old Sheikh Abdullah was unexpectedly a free man again. There was a tremendous welcome for Sheikh Abdullah as he drove through the streets of Jammu. कश्मीर की सत्ता में एकाधिकार चाहने वाले शेख अब्दुल्ला और उनका परिवार और दिल्ली में नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी परिवार ने आपसी साझेदारियां और साजिशें दोनों की। इस दोमुखी रणनीति का परिणाम यह हुआ कि एक तरफ कश्मीर में सत्ता परिवर्तन को दिल्ली से थोपा गया अपनी सुविधा के अनुसार, तो दूसरी ओर कश्मीर के सियासी ठेकेदारों ने अपनी अपील को जुनूनी बनाने के लिए मुस्लिम पहचान के उत्पीड़न के दुष्प्रचार पर इस्लामीकरण की सियासी परियोजना को एक आसान विकल्प बनाया। यूएन में तकनीकी तौर पर दशकों से जीवित कश्मीर के जनमत संग्रह संबंधी प्रस्ताव में और धारा 370 ने भी कश्मीर के जिहादी सरपरस्तों को यह समझने और समझाने का मौका दिया कि भारत से कश्मीर का विलय अनंतिम नहीं है। कठपुतली मुख्यमंत्रियों और विधानसभा चुनाव में होने वाली धांधलियों ने जम्मू कश्मीर में उभर सकने वाले राजनीतिक विकल्पों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संदिग्ध बनाया। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के पहले ही चुनाव में प्रजा परिषद के अनेकों उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द किया गया। 1980 के बाद मुख्यमंत्री बने अब्दुल्ला ने 2500 से अधिक गांवों के पुराने और ऐतिहासिक नामों को बदलकर उनका इस्लामिक नामांकन किया। विधानसभा चुनाव में भारी धांधलियों के आरोप और मामूली मतदान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की कथित सरकार के 1987 में गठन के बाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से इस चुनाव में लड़ रहे सभी अलगाववादियों ने घोषित तौर पर जिहादी आतंकवाद की राह चुनी। इस्लामिक पहचानों पर मुफ्ती मोहम्मद सईद परिवार का उभरना या फिर गिलानियों, यासिन मलिकों, बिट्टा कराटों, मकबूल बटों की पूरी पीढ़ी हो। 1965 और 71 के जंग में पाकिस्तान के भारत के हाथों करारी शिकस्त के बाद पैदा हुई निराशा में कश्मीर के इस्लामीकरण के इन आकांक्षियों ने पाकिस्तान के 1000 कट्स वाली परोक्ष युद्ध की रणनीति के आतंकवाद और उसके संरक्षण की भूमिका में फिट हो गए। रूसी सेनाओं को अफगानिस्तान से खदेड़ने के बाद कश्मीर में मुजाहिदीनों के सहयोग से निजाम मुस्तफा को लेकर उन्माद पैदा किया। 1975 में इंदिरा शेख समझौते के बाद मुख्यमंत्री बने शेख अब्दुल्ला से लेकर 1984 में केंद्र में राजीव गांधी सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल जगमोहन द्वारा फारूक अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त किए जाने के बीच राज्य में भरपूर इस्लामीकरण हुआ। मस्जिदों के जिहादी फरमान एक समानांतर लोक व्यवस्था और लोक सत्ता बन गई। मस्जिद में ये डिसाइड होता था कि क्या होने वाला है कश्मीर में, किसको टारगेट करना है, कहाँ पे बम ब्लास्ट होगा, कौन मारा जाएगा। हमारे लेफ्ट साइड में, हमारे राइट साइड में, हमारे नॉर्थ में, हमारे साउथ में कश्मीरी मुस्लिम नेबरहुड्स थे और वहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि आप लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो, आप नहीं बचोगे। भारत वेस्ट इंडीज मैच में पाकिस्तान समर्थक नारे, तिरंगे का अपमान जैसी घटना हो या भारत के मुख्य न्यायाधीश आर पाठक द्वारा 2 अक्टूबर 1988 को श्रीनगर हाई कोर्ट में महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम का नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद शफी बट के नेतृत्व में
कुछ मुस्लिम वकीलों की आपत्ति पर स्थगित कर दिया जाना हो, सचिवालय में मस्जिद बनवाना हो, 1977 और 1983 के चुनाव में शेख अब्दुल्ला की पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ में कुरान शरीफ लेकर वोट मांगना हो, 1988 में ही केंद्र सरकार और संसद द्वारा धार्मिक संस्थाओं के दुरुपयोग को रोकने को लेकर बने कानून का धारा 370 लागू होने के कारण जम्मू कश्मीर पर लागू ना होना हो, जबकि कश्मीर घाटी के मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद भारत विरोधी और कट्टरपंथी उन्माद को फैलाना एक स्थापित नियम बन चुका था। इस्लामीकरण की गति को रोकने के न तो घाटी से न ही दिल्ली से कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए। और 2007 का ही साल है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रेसिडेंशियल टर्म खत्म हो रहा था। हम लोगों ने कहा था कि दूसरा टर्म देना चाहिए। सारे सेकुलर जमात के लोग खड़े थे कि डॉक्टर कलाम को नहीं मिलना चाहिए, मगर उसी समय सारे सेकुलर जमात के लोग खड़े थे कि अफजल गुरु को क्षमा याचना मिलनी चाहिए और कह रहे थे ये चूंकि वो हालात का मारा एक बेचारा मुस्लिम है। ये नैरेटिव है सॉफ्ट पावर का कि जो आतंकवाद में मुलव्विज है वो तो बेचारा है, मगर जो आतंकवाद का शिकार है, जो बेचारा मजलूम है, वो गुनहगार है। और आतंकवादी गांधीवादियों के साथ थे। गांधीवादियों की सरकार थी ना जिनके साथ यासीन मलिक आग खड़े थे। गांधीयंस विद गन जैसे फ्रेज यूज किए गए। गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, सिस्टम तो हमारा है। 1953 में जब कांग्रेस की कश्मीर सियासत में लोकप्रियता के बढ़ने का आभास होने लगा था और शेख अब्दुल्ला को अपनी राजनीतिक असुरक्षा महसूस हुई, तब अपनी गिरफ्तारी से पूर्व शेख अब्दुल्ला ने एक फतवा जारी किया कि कांग्रेस काफिर है, नास्तिक है और यदि किसी कांग्रेस मेंबर की मौत होगी तो उसके नमाज जनाजा में शामिल होना गैर इस्लामिक होगा। यह सेकुलरिज्म और समाजवाद था या राजनीति में मजहब की सुविधा? क्या यह कश्मीरियत की प्रतिष्ठा थी? कंधार कांड तो बाद में हुआ जब आतंकियों को छोड़ा गया। वीपी सिंह सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में 13 कुख्यात आतंकियों को छोड़ने के भारत सरकार के फैसले ने जम्मू और कश्मीर में भारत की संप्रभु क्षमता और प्रतिष्ठा समेत भारत समर्थक कश्मीरी अवाम के मनोबल को कमजोर किया, आतंकियों के हौसलों को हवा दी। कहा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करना चाहते थे और एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव कम्युनलाइजेशन की शुरुआत हो गई। 1952 के नेहरू शेख या जिसे हम दिल्ली समझौता कहते हैं, उस पर जनसंघ ने कहा था, आई कोट, कि शेख ने बिना कोई महत्वपूर्ण बात माने अपनी सभी अनुचित मांगों को प्राप्त कर लिया है। नेहरू द्वारा प्राप्त की गई हर सुविधा एक ऐसी शर्त से बंधी है जो इस समझौते को प्रभावहीन बना देती है। निश्चित तौर से जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा और विकास संकट में पड़ जाएंगे और भारत को कश्मीर में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होने वाली है, अनकोट। 1952, 2022 और द कश्मीर फाइल्स, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। कश्मीर और उसके विस्थापित किए गए हिंदुओं की समस्या आज राजनीतिक नहीं है, यह कश्मीर घाटी के मजहबी विशेषाधिकार का संक्रमण और विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक अतिक्रमण है। कश्मीर में धारा 370 के रहते हुए हिंदुओं को ही विस्थापन झेलना पड़ा, लेकिन आज धारा 370 के नहीं रहने पर वहां जनांकीय बदलाव करने के जो आरोप घाटी के नेताओं द्वारा लगाए जाते हैं, क्या वे यह नहीं जानते कि 1947 की तुलना में आज कश्मीरी हिंदुओं की आबादी और उनके परिवार कितने बचे हैं? वहां क्या हुआ उनका? जम्मू कश्मीर में जो सत्ता में थे वे कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सके, लेकिन अपनी सियासी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए नाजी जर्मनी के यहूदियों के समान कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीरी मुसलमानों की समस्याओं का कारण और आसान चारा बनाया गया। एक दर्शक ने मुझसे कहा कि कुछ लोग उस कथित बाबरी मस्जिद के लिए सब याद रखा जाएगा कहते फिरते हैं, लेकिन अकेले कश्मीर में मार्तंड मंदिर जैसे हजारों मंदिरों को गिराने और अपवित्र करने का पंथिक अपराध और हिंदू अल्पसंख्यकों की पीड़ा को भुला देने की अकादमिक और राजनीतिक कोशिशें क्या सुनियोजित साजिश नहीं थी? आप कश्मीर के हिंदुओं की बात करते हैं, मैं कहता हूं, क्या खालिस्तान आतंकवाद के दौर में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हुए दमन अत्याचार को लेकर मानवाधिकार संबंधी हो हल्ला मचाया गया? 80 गछी पाकिस्तान
बटव रोवस तक बटने सान, यानी हमें चाहिए पाकिस्तान और हिंदू औरतें, लेकिन हिंदू पुरुष नहीं। एक नारा ये भी लगा था कश्मीर में कि यहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लड़कियों को रखेंगे और लड़कों को मार डालेंगे। या फिर रलीव गालीव या चालीव, यानी हिंदुओं या तो मारे जाओ या धर्मांतरण कर लो या फिर भाग जाओ जैसे नारे क्या सड़कों पर मस्जिदों से केवल इसलिए नहीं चले कि कश्मीर के जनांकीय परिवेश में कभी अल्पसंख्यक रहा कौम अब बहुसंख्यक था। लोग जनांकीय बदलाव के सांस्कृतिक खतरे और उसमें सेकुलरिज्म की निर्बलता को लेकर इस फिल्म के बाद अब कहीं अधिक बेचैन हैं। दर्शक पूछते हैं कि क्या जिहादी आतंकवाद को कश्मीर में इसीलिए प्रश्रय दिया गया ताकि वहां के हिंदू अपनी लाज और जान बचाकर कश्मीर घाटी छोड़ जाएं और फिर उनके मकानों, खेतों, बागों आदि पर कब्जा किया जा सके। कश्मीर की विधायिका द्वारा 1996 में कानून बनाकर विस्थापित हुए हिंदुओं की चल अचल संपत्तियों को स्थानीय समाज के द्वारा औने पौने दामों में सौदा करने लेने वालों को कानूनी संरक्षण और मान्यता नहीं दी गई। No compensation for the family of Sarla Ganju or Girija Tikku. No compensation for the family of Neelkant Ganju or Premnath Bhatt. No compensation for all the homes and lands left behind. Not a dime. But these militants and their families were offered compensation, were offered jobs on compassionate grounds. And not just this, all their crimes were simply given clemency. No cases were followed. Not a single crime was prosecuted. Not a single victim was given justice till date. 32 years we are waiting. And these FIRs are pending. It is today that Supreme Court has admitted our curative petition. Thank God for this Supreme Court that is now trying to redeem its own reputation that went into tatters in 2017 when they rejected to even admit our petition for the same FIRs. That is the level of complicity the state has had with jihad in Kashmir. We were abandoned as nobody's children. We were abandoned as no victims. Our victimhood was denied. Our genocide was denied. And these genociders were treated like sons-in-law. They were treated with kid gloves. Hundreds of crores every year were spent on them. And when they would come to Pakistan High Commission for the celebrations of the National Day of Pakistan, you had to see, Navika, their cavalcade from Palam. They would go like heads of state. वह मीडिया जिसे मानवीय संवेदनाओं और मानवाधिकार के दिन दहाड़े चीरहरण के लिए इस रचे गए कश्मीर के महाभारत की सच्चाई देश और दुनिया के सामने रखनी थी, वे अपने दौर के इस निर्मम इतिहास के स्याह सच को और सेकुलरिज्म की विडंबना को इसलिए छिपाते रहे क्योंकि यह हिंदू पहचान की पीड़ा थी। क्या सहिष्णुता और पथ निरपेक्षता कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं है? जो स्टेट है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो इंटेलिजेंसिया है इंडिया का, उसने कहीं ये एक्नॉलेज ही नहीं किया कि हम लोगों के साथ एथनिक क्लेंसिंग हुई, हम लोगों के साथ जेनोसाइड हुआ। पर चूंकि एक्सोडस हुआ और कश्मीरी पंडित मारे गए और सब लोग भाग गए, तो जर्नलिस्ट भी भागे। और कश्मीर में जो जर्नलिज्म की जो इंडस्ट्री क्रिएट हुई, उसमें वो लोग आए जो हुर्रियत के साथ जुड़े हुए थे, जो पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स थे, जिनके एफिलिएशंस पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन उनके अपने कुछ इंटरेस्ट और अपने कुछ टाइज जो थे वो इंडियन स्टेट के साथ भी थे। और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि विलन बनाना है गवर्नर जगमोहन को, विलन बनाना है कश्मीरी पंडितों को। तभी आपने एक नैरेटिव देखा मेन स्ट्रीम मीडिया में, जहाँ पे एनडीटीवी की स्टार जर्नलिस्ट बरखा दत्त कहती हैं कि कश्मीरी पंडित इसलिए टारगेट हुए क्योंकि वो एलीट थे। लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि क्या ऐसे कथानक पर पहले कभी यह फिल्म बन सकती थी? लेकिन इससे बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या बनने दिया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम कश्मीरी नेताओं ने कहा कि यह फिल्म हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी को बढ़ा रहा है। मैं पूछता हूं कि दूरी कम करने में आपका योगदान क्या है? मैं नहीं पूछूंगा कि हैदर, फना, परजानिया जैसी फिल्मों को देखने वाले दर्शकों की पहचान क्या थी,
लेकिन द कश्मीर फाइल्स को ना देखने वाले और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले लोग कौन हैं? जितनी तत्परता से अवैध बांग्लादेशियों और म्यांमार के रोहिंग्याओं को कश्मीर घाटी में बसाया गया, क्या उसका 1% प्रयत्न भी कभी कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के लिए इन कश्मीरी नेताओं और दिल्ली के सियासतदानों के द्वारा किया गया? अड़चन किसकी थी? कश्मीर घाटी में जो कुछ हुआ वह हिंदू मुसलमान ही था। हाँ, वह साधन था, प्रयोजन था, परिणाम था। यह विषय बहस का हो सकता है, लेकिन निजी तौर पर कहूं तो मुझे लगता है कि इस कथानक को कहने के लिए 2.25 घंटे की फिल्म पर्याप्त नहीं है। एक वेब सीरीज चाहिए। इस फिल्म में कथानक को डॉक्यूमेंट्री जितना सघन और फीचर फिल्मों जैसा थोड़ा अधिक तीव्र स्पीड होनी चाहिए थी, लेकिन सभी कलाकारों ने इसमें शानदार काम किया है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। मैं मानता हूं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में द कश्मीर फाइल्स वह फिल्म बन सकती है जिसने देश की आत्मा को एक ऐसी नींद से जगाया है जिसमें आम दर्शक तमाम प्रश्न पूछ रहा है, नैरेटिव बदल रहे हैं, लोगों से सवाल हो रहे हैं। ऐसा इसलिए कि वह पीढ़ी, वह समुदाय जिसने इस विभत्स अत्याचार को झेला, हमारे राष्ट्रीय जीवन में उन्हें सुने जाने का आयोजन कभी नहीं किया जा सका। हमारे आधुनिक इतिहासकारों समेत तथाकथित फिल्मकारों की मुख्यधारा के कैंसिल कल्चर कॉन्स्पिरेटर्स ने जम्मू कश्मीर को भारत के विचार के साथ नहीं, जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के विस्तार यानी एक्सटेंशन ऑफ टू नेशन थ्योरी के रूप में कश्मीर के मजहबी अलगाववाद को जीवित बनाए रखा है। बायोग्राफर आंद्रे मेरलॉक्स ने एक बार नेहरू से पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे मुश्किल चुनौती क्या रही। इस पर नेहरू ने जवाब दिया था, क्रिएटिंग अ जस्ट स्टेट बाय जस्ट मीन्स, परहैप्स टू creating a secular state in a religious country. The Kashmir Files भारत में लोकतंत्र पर जनांख्यिकी बदलाव के प्रभाव और सेकुलरिज्म की सीमाओं को लेकर नई बहस को जन्म देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको पता है कि कश्मीर सेकुलर स्टेट नहीं था? वो भारत का एकमात्र राज्य था जिसने 42nd अमेंडमेंट, जो लोकतंत्र के काले अध्याय के दौरान, आपातकाल के दौरान 1976 में जोड़ा गया, उसको कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि 370 में उसको पावर थी। वो हुआ है सेकुलर 5 अगस्त 2019 को। तो 2.5 साल में हमने जो कुछ भी काम किया है, हम उसका पूरा आपको हिसाब दे रहे हैं। अब उन आतंकवादियों को समझ में आ गया कि वो अब फौज से लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो किसी बिहार के मजदूर को, किसी गोलगप्पे वाले को मार देते। पर चिंता मत करिए, ढूंढ ढूंढ कर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। यूपी में बुलडोजर चला था, कश्मीर में वैक्यूम क्लीनर चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि 2019 में जाकर सेकुलर बने जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को बसाने में स्थानीय समाज, समुदाय, प्रदेश की सियासत और देश की सियासत किस प्रकार सहयोग, संवाद और समन्वय करते हैं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, हम देखेंगे। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है,
मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका हृदय से आभार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम फिर रूबरू होंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।